ओके, आंखें बंद एक साथ। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now your both palm, put your palm on your eyes. Now open your eyes. चलिए, तो आप सभी, चलिए ठीक है, कुछ लोग आ रहे हैं एडमिट होने, एडमिट कर दो जरा। कैसे हैं आप सभी? ठीक है भाई? मैम आप कैसे हैं? हम भी बढ़िया हैं। चलिए ठीक है, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। क्लास स्टार्ट करने के पहले क्वेश्चन आंसर हो जाए। चलिए मुझे बताइए कल हमने क्या पढ़ा था, बताओ भाई। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी ब्लूम कब की दी थी और इन्होंने? देखने के बारे में कब दिया था ब्लूम ने टैक्सोनॉमी अपनी? 1956 में। वेरी गुड। चलिए, तो मुझे आप सभी बताएंगे ब्लूम के अफेक्टिव डोमेन को लाइन से। पहले मैसेज करिए क्या है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लूम के अफेक्टिव डोमेन के बारे में आप लोग लिखेंगे कौन सा किसके बाद क्या आता है अफेक्टिव डोमेन। बताइए, एक सेकेंड रुकिएगा। हेलो, हाँ सर। अच्छा एक सेकेंड, मैं क्लास ले रही हूँ, तुरंत हटाना है क्या? हाँ ठीक है, ओके ठीक, ओके मान करते हैं। RRVOC, रीतिका सैनी बोल रही RRVOC। सबसे पहले कौन भेजे भाई? सलोनी सोमानी। रिसीविंग रिस्पॉन्डिंग, एक साथ सब चीज बताइए कौन कौन सा है। रिसीविंग RRVOC, R2VOC भी याद कर सकते हो, ठीक है। फिर अलग से रिकॉग्नाइजिंग और ऑर्गेनाइजिंग, रिस्पॉन्डिंग और ऑर्गेनाइजिंग, रिसीविंग और रिस्पॉन्डिंग। एक साथ पांचों का फुल फॉर्म ऋतिका जी बताइए मुझे, माइक अनम्यूट करके। रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, करेक्टर भूल गई। और कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टराइजिंग या फिर आप इंटरनलाइज वैल्यू भी बोल सकते हो। वैल्यूज को अंदर लेना या इंटरलाइज करना भी इसमें आता है, ठीक है। चलिए, कैरेक्टराइजेशन आप इसको बोलते हैं। मुझे बताइए रिस्पॉन्डिंग क्या होता है लता जी? व्हाट इज रिस्पॉन्डिंग? क्या होता है रिस्पॉन्डिंग? वेरी गुड सलोनी, बताइए सलोनी, माइक अनम्यूट करके। विलिंग टू लिसन, मैम सुनने की इच्छा लिसनिंग। रखना। अच्छा, मैंने यस पूछा क्या मैम। है, रिस्पॉन्डिंग या रिसीविंग? रिसीविंग मैम। तो क्या होता है रिसीविंग मतलब? रिसीविंग मतलब क्या होता है? मैम रिप्लाई करना, एक्शन देना कुछ। अच्छा, और रिस्पॉन्डिंग मतलब? आपने बोला है विलिंग टू लिसन। विलिंग टू लिसन किस में आता है? इनको कौन ठीक करेगा, जल्दी बताओ। रिसीविंग में आता है रिस्पॉन्डिंग? विलिंग टू पार्टिसिपेट मैम। विलिंग मतलब इसमें सहभागिता, मतलब अपने को किसी में रिस्पॉन्डिंग इन द सेंस कि अभी हम क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्डिंग कि हम टीचर की बात मान रहे हैं या सुन रहे हैं, समथिंग। बताइए भाई।
रिस्पॉन्डिंग मैम मतलब विलिंग टू पार्टिसिपेट, बाद में इन्होंने सही बताया, ठीक है। जब हम किसी चीज के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, उसको पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, दैट इज रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। विलिंग टू लिसन क्या कहलाता है? आप सुनते हो कोई चीज को तो रिसीव कर रहे हो। जब हम कोई चीज सुनते हैं तो सेंसरी ऑर्गन के द्वारा रिसीव कर रहे हैं, तो वो क्या होता है? रिसीविंग होता है। रिस्पॉन्डिंग क्या होता है? विलिंग टू पार्टिसिपेट, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए, मुझे आप सभी एक साथ बताइए, साइकोमोटर डोमेन में क्या क्या चीजें आती हैं? साइकोमोटर डोमेन में कौन से हैं? एक साथ बताना, अलग नहीं बताना। सब लोग टाइप करो जल्दी से, एक साथ। साइकोमोटर डोमेन, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी करना है भाई। एम पान या आई एम पान? संगीता जी, आई एम का फुल फॉर्म बताइए, आई और एम केवल। मैम इमिटेशन, मैनिपुलेशन। वेरी गुड। क्या होता है इमिटेशन? इमिटेशन मतलब मैम जैसे कि जो हमें सिखाया जाता है उसकी नकल करना। मतलब देखते हैं, जैसे कि मान लो हम ड्राइव से मैं इसको बता सकती हूँ। जैसे हम ड्राइविंग सीखने जाते हैं तो पहले जो सिखाने वाला है उसको हम देखते हैं कि वो कैसे मतलब गाड़ी में चाबी लगाता है, फिर कैसे वो एक्सीलरेटर देता है, फिर कैसे वो हैंडल को मूव करता है। चाहे हम कुछ भी सीख रहे हैं, स्कूटी सीख रहे हैं, चाहे कार सीख रहे हैं। वेरी गुड, तो इमिटेशन मतलब हम जो देखते हैं उस चीज का नकल करना। ठीक है। जो भी चीजें स्किल पर्सन द्वारा दिखाई जाती हैं उसको सीखना, या फिर अपनी स्किल को दिखाना, ठीक है। तो जो टीचर होता है या स्किल पर्सन होता है, वो अपनी स्किल को दिखाता है, और जो लर्नर होता है वो स्किल्ड पर्सन द्वारा दिखाए गए स्किल को सीखने की कोशिश करता है। प्रियंका, मुझे मैनिपुलेशन मतलब बताइए क्या होता है? बाकी लोग भी मैसेज करिए भाई, बाकी लोग मैसेज क्यों नहीं करते हैं? मैम इसमें मतलब जो छात्र रहता है वो मतलब कोई भी मतलब उपकरण के द्वारा के साथ मतलब प्रयोग करके फिर मतलब वो प्रयत्न करते हैं। इसमें मैनिपुलेशन मतलब कोई भी चीज जो रहता है उसके साथ मतलब प्रयोग करने का काम करता है, कोई साधन के द्वारा मतलब उपकरण। वेरी गुड। अनिमेश, पी मतलब क्या होता है बताइए? बताओ भाई। ध्यान नहीं है दीदी मुझे। ध्यान कहाँ रहता है? तबीयत मेरा ठीक नहीं था 2-3 दिन से दरअसल। देखो, तबीयत ठीक नहीं है मैं समझ सकती हूँ, लेकिन चीजों को सुनना जरूरी है, ठीक है। प्रिसीजन जी जी मतलब जी। कौन बताएंगे? सुषमा गौर से मैम बताइए। मैं नाम लेती प्रिसिशन हूँ। मतलब हाँ, मैम बार बार जब हम एक ही काम करते हैं तो उस काम को करने से जो हमारा जो काम अच्छे से होता है, मीन्स परिशुद्धता आती है उसके अंदर, उसे हम प्रिसिशन बोलते हैं। एक्यूरेसी, जिसको हम अभ्यास बोल सकते हैं, ठीक है। जब हम कंटिन्यूसली Yes. निरंतर रूप से किसी चीज का अभ्यास करते हैं तो जो हमारे अंदर एक्यूरेसी आ जाती है उसको हम प्रिसीशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट मुझे बताइएगा, ए का मतलब क्या है इम्पान में? ए का फुल फॉर्म क्या है? सारिका रजनीश आर्टिकुलेशन। ओसो जी। आर्टिकुलेशन, वेरी गुड। सारिका रजनीश ओसो जी के नाम से जो भी है वो आर्टिकुलेशन का मतलब बताएंगे क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिकुलेशन? सॉरी मैम, मुझे नहीं पता है। अच्छा, लता जी। सारिका जी, आप क्लास में नहीं थी कल? मैम यह भी अपन जो अभ्यास करते हैं उसी पर निर्भर करता है। स्पष्ट अभिव्यक्ति, क्या क्या फिर से बोलिए। स्पष्ट अभिव्यक्ति जो हम सतत अभ्यास करते हैं उसी पर निर्भर करता है ये। आवाज आपकी अच्छे से नहीं है, थोड़ा तेज। मैम सतत अभ्यास जो करते हैं उसी पर निर्भर करता है, इसको स्पष्ट अभिव्यक्ति बोलते हैं। आर्टिकुलेशन और मतलब हम जो प्रिसिशन में क्या डिफरेंस है? आर्टिकुलेशन और उसमें क्या डिफरेंस है? एक ही काम को बार बार करना मैम। एक ही काम को बार बार करके एक्यूरेसी पाना प्रिसीशन होता है, और एक्यूरेसी पाना और हम चाहते क्या है वो पाना आपका आर्टिकुलेशन कहलाता है, ठीक है। जैसे आप एक भी चीज, जैसे पतंजलि उसे रोज रोज पढ़ रहे हो, आपके अंदर एक्यूरेसी आ गई, ठीक है। लेकिन अब आप उस एक्यूरेसी का उपयोग कहाँ करोगे? आप पाना चाहते हो नेट के एग्जाम में अच्छे नंबर, ठीक है।
तो जब हम कोई भी एक्यूरेसी डिजायर रिस्पॉन्स हमारा होता है उसको हम आर्टिकुलेशन बोलते हैं। नेचुरलाइजेशन मतलब क्या होता है भाई, बताएंगे मुझे निवेदिता ठाकर जी। आए थे क्या क्लास, कल की क्लास में आप लोग में से कौन कौन था? निवेदिता ठाकर आप थे कल की क्लास में? हाँ हाँ मैं थी। हाँ बताइए क्या होता है। मैम इसमें जो नेचुरलाइजेशन होता है इसमें हम कुछ क्वालिटीज होती है वो सीखते हैं हम उसमें, जैसे कि अडेप्ट, और फिर होता है कि डिजाइन, अच्छा आप ये मुझे सब सीखते हैं बताइए इसमें। नेचर मतलब क्या होता है। अगर मैं बात करूं कि आपका नेचर साई है तो नेचर मतलब क्या है यहाँ पर? नेचर मतलब प्रकृति, स्वभाव। स्वभाव। तो यहाँ पर नेचुरलाइजेशन मतलब से आप क्या समझेंगे? जो चीजें हमारे स्वभाव में आ जाएं, जिसको हम अडॉप्ट कर चुके हो, वो नेचुरलाइजेशन कहलाता है। ऐसा ना लगे कि ये व्यक्ति इसको पहली बार कर रहा है, उसके नेचर में जैसे बोलते हैं कि ये व्यक्ति योग के लिए ही बना है, योगा वाला ही लगता है, ठीक है। जैसे कोई आईटी फील्ड में रहता है वो आईटी फील्ड के लिए ही बना है, तो इसको हम बोलते हैं नेचुरलाइजेशन। जब कोई चीजें हमारे नेचर में ही आ जाती हैं, ठीक है, उसको हम नेचुरलाइजेशन बोलते हैं। चलिए वेरी गुड। अब मुझे सभी लोग बताएंगे कॉग्निटिव डोमेन अकॉर्डिंग टू 2001, ठीक है, एंडरसन ने जो बताया था उसके अकॉर्डिंग मुझे सभी लोग मैसेज करिए कॉग्निटिव डोमेन कौन कौन से होते हैं, जल्दी। कॉग्निटिव डोमेन KCAA 6 है ना, आपने 2 बताया अभी। अब मैंने किसके अकॉर्डिंग पूछा सलोनी जी? 2001 के अकॉर्डिंग। आप 1956 के अकॉर्डिंग बता रहे हो, 2001 के अकॉर्डिंग बताइए भाई। वेरी गुड संगीता। रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई, एनालिसिस, इवोल्यूशन एंड क्रिएट। वेरी गुड। RUAAC मैंने आपको बताया था, रुआस आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका 2001 वाला है, RUAAC, ठीक है। ट्रिपल ए नहीं है, RUAAEC है, ठीक है। रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई, एनालाइज, एवोल्यूशन एंड क्रिएट। क्या होता है एवोल्यूशन मतलब, बताइए व्हाट डू यू मीन बाय एवोल्यूशन? सारिका रजनीश जी क्लास में थी ना आप कल? नहीं थे? जी मैम। बताइए इवेल्युएशन मतलब तो पता होगा। मैम एक बार फिर से रिपीट कीजिए प्लीज। इवेल्युएशन मतलब क्या होता है, या मूल्यांकन मतलब क्या है? मैम पहले एनालिसिस करेंगे, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे और उसके बाद जो हमें ज्ञान प्राप्त होगा वो एवोल्यूशन कहलाएगा। अच्छा, ये जो छोटे छोटे टुकड़ों में प्राप्त करना था ये मैंने आपको 1956 में बताया था या 2001 में? बताइए। मैम 1956 में बताया था आपने। अभी हम कौन सा पूछ रहे हैं? 2001 का। 1 में क्या था? पहले एनालिसिस है, फिर इवोल्यूशन है, फिर क्रिएट है, ठीक है। जी अब मैम। आप उसमें बताइए एनालिसिस में हम क्या करते हैं, छोटे टुकड़ों में बांट लिए। इवोल्यूशन में क्या करेंगे फिर? मैं जो आप लोगों से रोज क्वेश्चन पूछती हूँ वो एक तरीके का इवेल्युएशन है, ठीक है। मैं मेथड और मटेरियल यूज करती हूँ कि मैंने आप लोगों को जो भी चीज सिखाई है क्या आप वो चीजें समझ पा रहे हो, ठीक है। समझ में आया इतना क्या जी होता मैम। है, ठीक है। चलिए रिमेंबर क्या होता है बताएंगे मुझे कमलेश बरीक जी। कमलेश आप कल आए थे कल क्लास में क्या? नहीं थे? हेलो कमलेश, आवाज नहीं आ रही है? हाँ ना बोल सकते। जयश्री जी बोलिए। जयश्री राठौर जी बोलो भाई, क्लास में थे या नहीं थे ये बता दो। आपकी क्लास में
चाहे आप 2 लोग आओ, चाहे 5 आओ, चाहे 10 आओ, ठीक है। आपको चीजें पता होनी चाहिए जो एक दिन पहले पढ़ाई गई है। मैं कथा करा सकती हूँ, पर मुझे कथा नहीं करवाना है, मुझे आप लोग का रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है। आपको नहीं आता, माइक अनम्यूट करके नहीं बोल दीजिए, नहीं माइक अनम्यूट कर पा रहे तो मैसेज करके नहीं बोल दीजिए, ठीक है। लेकिन आप आंसर दीजिए। अगर आप यहाँ पर सामने नहीं आ सकते तो फिर आप क्या करोगे आगे, ठीक है। तो इसीलिए आपकी रोज मैं क्वेश्चन आंसर सीरीज देती हूँ, रोज क्वेश्चन आंसर पूछती हूँ कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट ना डालना पड़े एग्जाम के टाइम पे। और अगर आप लोग यहाँ पर मेहनत नहीं करोगे तो कहाँ करोगे, है ना। तो यहाँ पर मेहनत करना सीख लो। डॉली पाटिल जी बताइए, रिमेम्बर मतलब क्या होता है? मैम मैंने कल की क्लास अटेंड नहीं करी थी। ओके, कोई बात नहीं। इसके पहले कौन सी क्लास अटेंड की है आपने? इससे पहले एक ही क्लास अटेंड करी थी। एक ही क्लास अटेंड की, पहली वाली, ठीक है। बीच में कहाँ थे आप? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं कर पा रही थी। ओके, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, रोज क्लास अटेंड करिएगा आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आज पढ़ेंगे। अब आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ाना चाहूंगी, स्क्रीन प्रेजेंट करूंगी, मुझे बताइएगा। गैगने और ब्रिक्स का क्लासिफिकेशन भी मैंने आप लोग को बताया था। गैगने और ब्रिक्स के क्लासिफिकेशन 5 कौन कौन से हैं, जल्दी से मुझे बता दीजिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। गैगने और ब्रिक्स का ICV माँ, ठीक है, ICV MA, वेरी गुड वेरी गुड। फुल फॉर्म बताइए सुषमा जी। ICV का बताइए, MA का मत बताइएगा, पहले ICV का बताइए। मैम I means intellectual skills, C for cognitive strategies, O for oral information, M for moral skills and A for attitude। ठीक है, ओरल इंफॉर्मेशन या वर्बल इंफॉर्मेशन भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए वेरी गुड। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। आज हम मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड मॉडल ऑफ टीचिंग पढ़ने जा रहे हैं। ये मैंने आपको पहले पढ़ाया, उसी से थोड़ा बहुत रिलेटेड है, ठीक है। स्क्रीन प्रेजेंट करूंगी, बताना हो रही है नहीं। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है क्या आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, एक सेकंड है। अब मैं जितना पढ़ाऊं प्लीज जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करिएगा। और हम चाहते हैं कि आपको ज्यादा टाइम पे, जब आपकी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तो मैं 4-5 दिन का आप लोगों का क्वेश्चन आंसर सेशन रखना चाहती हूँ, ठीक है, जिससे आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन टीचिंग के कवर कर लो, बुक वाले भी कवर कर लो, ठीक है। एक सेकंड रुको। हिंदी वाले में ढूंढने में टाइम लग जाता है। चलिए ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण विधियां या फिर मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन या मॉडल ऑफ टीचिंग भी इनको बोला जाता है। लेकिन मेनली मॉडल ऑफ टीचिंग में आप 3 मॉडल पढ़ते हैं। कौन कौन से मॉडल पढ़े पहले, सबसे पहले बताओ जल्दी, कौन कौन से मॉडल थे टीचिंग के? ऊपर पढ़ाया है ना? पेडागोगी, एंट्रागोगी, यूटागोगी। वेरी गुड। चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, या फिर मेथड ऑफ टीचिंग भी जिनको हम बोलते हैं। पहले हिंदी में बता देती हूँ। तो एग्यानको स्टेडा के अनुसार यदि शिक्षार्थी शिक्षा द्वारा पढ़ाए जाने वाले ढंग से नहीं समझ पाता तो शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण के लिए वही विधि अपनाए जिससे शिक्षार्थी समझ पाए। मतलब कि व्यक्ति के लिए, अब जैसे मैं आप लोगों को कोई चीज पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आपको वो चीजें समझ में नहीं आ रही है, जैसे पीपीटी है, पीपीटी से नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझे चाहिए कि मैं आप लोगों को लिख के बताऊं या मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों बताऊं। तो अलग अलग मेथड जो है टीचर बच्चों को समझाने के लिए उपयोग करता है। तो इन्हीं मेथड के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से ये समझाता है अपनी चीजों को।
तो इसमें ये क्या करते हैं, जो भी हमारे मेथड होते हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट में, ठीक है। शिक्षण उद्देश्य और शिक्षण नीति के बाद अगला चरण होता है हमारा शिक्षण विधि चरण। शिक्षण उद्देश्य जानना आपके लिए जरूरी और शिक्षण नीति जानना आपके लिए इतना जरूरी नहीं है, लेकिन देखिए इसमें बताया गया है नेट परीक्षा में शिक्षण विधि मतलब मेथड एक विशेष उल्लेख रखता है, मतलब कि शिक्षण विधि से आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए इसमें ये लिखा है कि जो शिक्षण होता है, जो भी टीचर होता है वो मैक्रो टीचिंग का ज्यादा उपयोग करता है। मैंने अभी आप लोगों को कौन सी टीचिंग बताई थी, बताओ, इसके पहले कौन सी टीचिंग पढ़ाई है, माइक्रो या मैक्रो? माइक्रो माइक्रो में क्या होता था, हम चीजों को पहले प्लान करते थे, ऑब्जर्व करते थे, फिर रिएक्ट करते थे। अब इसमें क्या होता है मैक्रो में कि टीचर प्लान नहीं करता, कुछ भी पढ़ाता चला जाता है मैक्रो टीचिंग में, ठीक है। उसमें टीचर की ट्रेनिंग नहीं होती थी, इसमें टीचर की ट्रेनिंग नहीं होती, तो मैक्सिमम टीचर ये यूज करते हैं। लेकिन टीचिंग को और अच्छा बनाने के लिए इन्होंने टीचिंग मेथड बना दिए या फिर अलग अलग शिक्षण विधियां बना दी, जिनको 3 तरीके से इन्होंने डिवाइड किया। सबसे पहले लार्ज ग्रुप, बड़े समूह की शिक्षण विधियां। अगर आपके पास बच्चे बड़े समूह में हैं, अगर आपके पास 50-100 ऐसे बच्चों की संख्या है विद्यार्थियों की, तब आप जब बड़े लोगों पे या बड़े ग्रुप पे जो भी मेथड यूज करते हो उसको हम लार्ज ग्रुप मेथड बोलते हैं। फिर स्मॉल ग्रुप मेथड जहां पर 10-15 बच्चे हैं या फिर 15-20 बच्चे हैं और हम यूज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं छोटे समूह के शिक्षण या फिर स्मॉल ग्रुप मेथड। फिर आता है व्यक्तिगत शिक्षण विधियां, जहां पर इंडिविजुअल एक एक बच्चे को टीचर देता है काम करने को, ठीक है, इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग मेथड। तो इसको 3 तरीके से बांटा गया है। वो लार्ज ग्रुप के लिए जो किया जाता है, मान लो मेरे पास 100 लोग हैं, है ना, 100 बच्चे हैं, तो मैं 100 बच्चों को पढ़ाऊंगी, तो वो सारे बच्चे किस पे सेंटर्ड रहेंगे, मेरे पे या मैं सारे बच्चों पे सेंटर्ड रहूंगी? मैं बच्चे जो है वो मेरे पे सेंटर्ड है, ठीक है। तो जब हम लार्ज ग्रुप की टीचिंग करते हैं, उस टीचिंग को हम बोलते हैं टीचर सेंटर्ड मेथड। और इसी को हम कौन सा मॉडल बोलते हैं, जल्दी बताओ। सब मैम पेडागोगी बोलते हैं, ठीक है, जहां पर बच्चा टीचर पे सेंटर्ड होता है। और इसमें आप देखो 10th क्लास तक या 12th क्लास तक बहुत लार्ज ग्रुप में बच्चे होते हैं स्कूल्स में, कहीं कहीं पर 100 होंगे, 200 बच्चे होंगे एक साथ बैठते, ठीक है। तो इन सारे बच्चों के लिए जो भी विधियां टीचर यूज करते हैं उनको हम लार्ज ग्रुप मेथड बोलते हैं। और ये कैसे मेथड होते हैं, टीचर सेंटर्ड मेथड होते हैं, ठीक है। वैसे ही दूसरा आता है मिक्स्ड मेथड, जहां पर बच्चे स्मॉल ग्रुप में होते हैं, तो यहाँ पर बड़ी चीजें भी यूज की जाती है, बड़े मेथड भी, और लर्नर सेंटर मेथड भी इसमें यूज किए जाते हैं, मतलब इंडिविजुअलाइज्ड सेंटर, ठीक है। तीसरा होता है आपका इंडिविजुअलाइज्ड मेथड, इसको हम लर्नर सेंटर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर टीचर एक एक स्टूडेंट को एक एक अलग अलग करके डील करता है, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट पे फोकस रहता है पूरा टीचर का, या फिर लर्नर जो होता है वो इंडिविजुअल चीजों को सीखता है, इसलिए इसको हम लर्नर सेंटर्ड मॉडल बोलते हैं। और ये मॉडल किसके जैसा है, पेडागोगी के जैसा, ठीक है। और जो मिक्स्ड वाला होता है वो ये दोनों के जैसा है। तो जो स्मॉल ग्रुप में होते हैं उनको जरूरी नहीं है कि हमेशा सिंगल डील किया जाए, उनको लेक्चर मेथड भी यूज किया जाता है, उनको असाइनमेंट भी दिया जाता है। अब देखिए जब हम बात करते हैं लार्ज ग्रुप मेथड की, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से मेथड आते हैं इसकी चर्चा हम करेंगे। तो लार्ज ग्रुप मेथड में पहला मेथड होता है व्याख्यान, जिसको हम लेक्चर मेथड बोलते हैं, जो सारे टीचर करते हैं। आपकी पूरी क्लास में 100 बच्चे, टीचर आएगा, आपको पढ़ाएगा, लेसन समझाएगा और चला जाएगा, इसको हम बोलते हैं लेक्चर मेथड, ठीक है। दूसरा आता है व्याख्यान एवं प्रयोग प्रदर्शन विधि, इसमें टीचर आपको पढ़ाता भी है थ्योरी, जैसे आप केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ते थे तो आपको टीचर उसके थ्योरी भी समझाते थे और उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखाते थे कि देखो भाई ये इंस्ट्रूमेंट कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो ये कब बड़े समूह में भी हम इसका उपयोग करते हैं। फिर आती है टीम टीचिंग, यहाँ पर टीचर 2-3 होते हैं और मिलकर बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, एक साथ 2 टीचर बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, उसको हम बोलते हैं टीम टीचिंग। तीसरा आता है टेलीविजन या वीडियो प्रस्तुति,
तो हम टीवी के द्वारा बहुत लार्ज नंबर पे लोगों को बैठा के वहां पर स्ट्रीमिंग करके लोगों को समझा सकते। फिर आता है रिव्यू स्ट्रैटेजी। रिव्यू स्ट्रैटेजी में समीक्षा नीति, किसी भी बच्चे को एक साथ बच्चों को एक टॉपिक दे दिया गया और बोला गया इसमें आप पढ़ के आओ, आपका व्यू क्या है, ठीक है, तो ये एक साथ होती है। फिर आता है क्वेश्चन आंसर मेथड, इसमें सभी बच्चों से एक साथ क्वेश्चन, जैसे टेस्ट लेते हैं तो हर बच्चों से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन थोड़ा पूछते हैं, सारे बच्चों को 5 क्वेश्चन सेम दिए जाते हैं। अब बोलते हैं आप 3 क्वेश्चन कोई लिख लो, तो ये प्रश्नोत्तर आता है। इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको क्वेश्चन आएगा टीचर सेंटर्ड मेथड कौन कौन से हैं या फिर लार्ज ग्रुप मेथड कौन कौन से। तो आपको ये याद रखना है, लार्ज ग्रुप में लेक्चर मेथड आता है, लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन, टीम टीचिंग, टेलीविजन एंड वीडियो, रिव्यू स्ट्रेटेजी, क्वेश्चन एंड आंसर मेथड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं मिक्स्ड मेथड, जिसमें हमारे पास स्मॉल ग्रुप होता है, ज्यादा लोग नहीं होते, कम लोग होते हैं। तो जब कम लोग होते हैं तो क्या, जैसे 10-15 लोग हैं, अब आप 100 लोगों के बीच में थोड़ा डिस्कशन करवाओगे, लेकिन 10 लोग हैं तो वो जीडी कर सकते, ग्रुप डिस्कशन कर सकते। एक टॉपिक दे दिया गया, 5-5 का ग्रुप बना दिया, बोले कि इस टॉपिक पे दोनों अपना अपना व्यू रखो, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, ठीक है। तो स्मॉल ग्रुप मेथड में हम ग्रुप डिस्कशन यूज करते हैं। इसको मिक्स मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें टीचर एक साथ बच्चों का लेक्चर भी ले सकता है और इंडिविजुअल वे पे एक एक को असाइनमेंट भी दे सकता है, इसलिए इसको मिक्स्ड मेथड बोला जाता है। तो ये छोटा मेथड होता है। इसमें दूसरा था संगोष्ठी है, सेमिनार जिसको हम बोलते हैं, जो जनरली होते हैं और सेमिनार में आपके कुछ एक्सपर्ट आते हैं और बच्चे होते हैं, एक एक करके चीजें अपनी प्रेजेंट करते हैं। फिर आता है पैनल डिस्कशन। पैनल होते हैं जो आपका इंटरव्यू लेते हैं, वो लोग आपस में बैठ के बात करते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। फिर आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, छोटे छोटे, जैसे 10 लोगों का ग्रुप है, 10 लोगों के ग्रुप को आपने तुरंत क्वेश्चन दिया। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब होता है तुरंत आंसर देना, एक क्वेश्चन दिया, अच्छा ये होगा फिर ये होगा, ऐसे करके 10 लोगों का ब्रेन को रिलैक्स ही नहीं होने देते, तुरंत एक सेकंड में एक क्वेश्चन होता है। तीसरा था प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना में प्रोजेक्टर या चीजें आपको दे दी जाती, ठीक है। फिर आता है, मैं आगे थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगी हिंदी में से। फिर आता है ट्यूटोरियल, जो आप सभी देखते हैं कि क्या क्या ट्यूटोरियल यूज करना है। केस स्टडी दे दी जाती है किसी की, रोल प्लेइंग, 10 लोग हैं, अब मैंने बोल दिया कि भाई आपको भगवत गीता समझानी है, तो 10 लोगों ने अपना एक एक रोल प्ले किया। जब वो लोग रोल प्ले करते हैं तो उनको चीजें ज्यादा याद रहती हैं, ठीक है। और डेमोन्स्ट्रेशन, जैसे योगा का डेमोन्स्ट्रेशन करवा दिया या कोई भी चीजें। तो इस तरीके से स्मॉल ग्रुप में इतने आते हैं। अभी आगे इनको डिफाइन करूंगी क्या है। इंडिविजुअलाइज्ड मेथड में आता है आपका असाइनमेंट, किसी भी स्टूडेंट को असाइनमेंट दे दिया। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, कोई भी इंस्ट्रक्शन दे दिया गया एक बच्चे को, ठीक है, उसको बोला गया कि तुम ये चीजें करके लाना। या कंप्यूटर असाइन लर्निंग, कंप्यूटर में कुछ चीजें बता दी। इंटरेक्टिव वीडियो, एक कोई भी वीडियो दिखाने को बोले पढ़ो। ओपन लर्निंग और सिमुलेशन, सतत अनुकरण, सिमुलेशन मतलब चीजों को बार बार पढ़ते रहना। अनुमानी विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड, इसके बारे में पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है, ठीक है, आगे पढ़ाऊंगी अभी आप लोगों को। नेक्स्ट है ऐतिहासिक खोज विधि, डिस्कवरी मेथड। बच्चे को बोल दिया गया कि भाई जाओ मायोपिया पे स्टडी करके आओ। मायोपिया क्या है उसके बारे में बच्चा पढ़ के आएगा कि चीजें क्या होती हैं। एक सिंगल बच्चे को सिंगल डिसीज पे जब हम बोल देते हैं करके आने के लिए, तो वो डिस्कवरी मेथड उसको हम बोलते हैं। अब मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बताऊंगी ये होते क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम टीचर सेंटर मेथड की बात करेंगे। पहले मैं इंग्लिश वाला एक बार दिखा देती हूँ, फिर आप लोग यार इंग्लिश वाले से ही पढ़ाऊंगी, थोड़ा छोटा छोटा है, ठीक है। देखो लेक्चर मेथड मैंने आपको बता दिया। लास्ट ग्रुप मेथड में लेक्चर यूज होता है, टीम टीचिंग यूज होती है, टीवी और प्रेजेंटेशन यूज होता है, ठीक है। स्मॉल में ग्रुप डिस्कशन, सेमिनार, पैनल डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रोजेक्ट मेथड, ट्यूटोरियल, केस स्टडी, रोल प्ले, सिमुलेशन और डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। सिमुलेशन चूंकि आपका इंडिविजुअलाइज्ड भी है और मिक्स्ड स्ट्रेटेजी स्मॉल ग्रुप में यूज होती है, तो इसमें दोनों चीजें आपकी आ जाती हैं। इसमें मैंने आपको बताया स्मॉल ग्रुप में हम इसकी स्ट्रेटेजी भी यूज करते हैं और इसकी स्ट्रेटेजी भी यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसी चीजें होंगी जो इन दोनों में है, जैसे कि ट्यूटोरियल हो गया, है ना, स्मॉल ग्रुप में भी यूज कर सकता है व्यक्ति और अकेले भी देख सकता है। असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क इसमें भी देते हैं, इसमें 4-5 लोग मिलकर एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, इसमें सिंगल बच्चा एक प्रोजेक्ट पे काम करता है। केस स्टडी, इसमें एक बच्चा एक केस स्टडी करता है, इसमें 5 लोग मिलकर एक केस स्टडी करते हैं। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कि बच्चों को एक ही दे दिया गया। कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग, एक बच्चे को एक्सेल सिखा दिया गया, उसको बोला गया सिंगल।
इंटरेक्टिव वीडियोस, ओपन लर्निंग कि तुम कहीं से भी सीख सकते हो, PSI पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड ह्यूरिस्टिक मेथड। अभी मैं इन सारे मेथड को आपको डिफाइन करूंगी, इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है कि ये कौन से मेथड में आती है चीजें। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं लेक्चर मेथड की। पहले यहाँ से पढ़ाऊंगी फिर वहां से। समझ में तो आ रहा है ना? जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा है? थोड़ा जल्दी हो रही इसलिए पूछ रही हूँ, ठीक है। चलो अब हम पहली बात करते हैं लेक्चर मेथड की। किसमें था ये लेक्चर मेथड? स्मॉल ग्रुप में, लार्ज ग्रुप, किसमें है ये? इसमें लार्ज वाले है, टीचर सेंटर्ड है या स्टूडेंट सेंटर्ड है? ये टीचर सेंटर है। टीचर सेंटर। इस मेथड में बाकी माइक म्यूट कर लीजिए। इस मेथड में अ टीचर अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन फैक्ट्स, इसमें टीचर कोई भी फैक्ट को समझाता है आपको, कोई भी प्रिंसिपल को समझाता है, कोई भी रिलेशनशिप को समझाता है, कोई भी चीजों को टीचर समझाता है जिससे बच्चे उस चीज को अंडरस्टैंड कर पाए। जनरली जो सभी जगह उपयोग होता है, एक ब्लैक बोर्ड होता है, टीचर लेता है, उसमें लिखता है, बच्चे सीखते हैं, लेक्चर मेथड है। ये वन वे कम्युनिकेशन है। क्यों वन वे कम्युनिकेशन है? क्योंकि इसमें टीचर ही पढ़ाता है, बच्चे नहीं पढ़ाते इसमें, ठीक है। टीचर ही एक फ्लो में दे रहा है चीजों को। क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं बच्चे, लेकिन टीचर जब तक कंप्लीट नहीं करेगा तब तक नहीं, ठीक है। और ये कंटिन्यूअस है नेचर में कि टीचर कंटिन्यू 1 घंटे तक पढ़ाते रहेगा आपको, ठीक है। अब आता है इट कैन बी टू वे। मैंने आपको बताया ये टू वे भी हो सकता है इफ टीचर अलाउज स्टूडेंट टू आस्क फ्यू क्वेश्चन, अगर टीचर अलाउ करते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा नंबर पे अगर बच्चे, मान लो 200 या 500 बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं और टीचर को कंप्लीट करके जाना है, तो इतने सारे बच्चों का तो नहीं लेगा वो क्वेश्चन, है ना। तो ये वन वे होती है मेनली, लेकिन अगर टीचर अलाउ करता है स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछने को तो ये टू वे हो जाती है, ठीक है। फ्यू क्वेश्चन क्लियरली अ पॉइंट, बट द डिस्कशन इज नॉट यूजुअली, मतलब इसमें डिस्कशन नहीं करता टीचर कि तुम बैठो, अच्छा ठीक है इस पे ये चर्चा, और ऐसा नहीं, केवल क्वेश्चन आंसर लेता है। ये फॉर्मल होती है क्योंकि इसमें पूरा सेटअप होता है, और नरेटिव होती है। नरेटिव मतलब कथा के रूप में बोलते जाना टीचर। वन वे है तो कथावाचक ही है, मान लो भैया चावल दाल लेकर बैठ जाओ, टीका चंदन लगा के और कथा सुनते रहो, जो आप लोग यूजुअली कर रहे हो, ठीक है। अभी फिर आता है इट प्रेजेंट अ सीरीज ऑफ इवेंट और फैक्ट, इसमें बहुत सारे इवेंट और फैक्ट्स या तर्क के बारे में टीचर आपको बताता है। इसका यूज क्या है? टू ओरिएंट स्टूडेंट, स्टूडेंट को एक साथ लाना। टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट, टीचर किसी भी सब्जेक्ट को आपको बताए। टू गिव डायरेक्शन और प्रोसीजर, अब बहुत सारे बच्चे पता नहीं है क्या करना है आगे, तो डायरेक्शन देते हैं। और प्रेजेंट बेसिक मटेरियल के बारे में बताता है। टू इंस्टीट्यूट डेमोन्स्ट्रेशन, डिस्कशन एंड परफॉर्मेंस, चीजों को डेमोन्स्ट्रेट करता है। एप्लीकेशन बताता है, उसके कॉन्सेप्ट बताता है, चीजों को क्लैरिफाई करता है, ये यूज है इसका। एडवांटेज क्या है? एक साथ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एक समय पर पढ़ पा रहे हैं तो समय बचता है। परमिट्स फ्लेक्सिबिलिटी, टीचर इसमें बच्चों को बोल देता है क्वेश्चन आंसर पूछ लो। ये रिक्वायर्स लेस रिजिड स्पेस रिक्वायरमेंट, इसमें ज्यादा स्पेस रिक्वायरमेंट, लेस रिजिड मतलब कि ज्यादा रिजिड होने की कोशिश नहीं करता टीचर। एडॉप्टेबिलिटी होती है इसमें, वर्सैलिटी होती है, अभी बताऊंगी इसको हिंदी में। बेटर सेंटर ओवर कंटेंट एंड सीक्वेंस होता है। डिसएडवांटेज क्या है कि अगर स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है कोई चीज है, वो बस एक बार क्वेश्चन पूछेगा, टीचर आंसर देगा, लेकिन वो उससे डिस्कशन नहीं कर सकता, तो वन वे कम्युनिकेशन इसका डिसएडवांटेज है। पोजेस प्रॉब्लम इन स्किल टीचिंग, स्किल टीचिंग में ये प्रॉब्लम बढ़ाता है। टीचर कैसा भी उसको बस सुना के खत्म करना, तो हम इस चक्कर में अच्छे टीचर को नहीं पा पाते, अच्छी टीचिंग नहीं कर पाते। इनकरेज स्टूडेंट पैसिवनेस, पैसिवनेस मतलब यहाँ पर स्टूडेंट एक्टिव नहीं होता है, पैसिव होता है, बस उसका काम सुनना होता है। पोजेस डिफिकल्टी इन गॉजिंग स्टूडेंट रिएक्शन, स्टूडेंट के रिएक्शन को समझ नहीं पाता टीचर। रिक्वायर हाईली स्किल इंस्ट्रक्टर, इसमें एक अच्छा टीचर है तब तो ठीक है, अगर अच्छा टीचर नहीं है तो जबरदस्ती सुनना पड़ेगा, ठीक है। देखो हिंदी में देख लो एक बार। व्याख्यान का किसी भी पाठ्य वस्तु को भाषण के रूप में पढ़ाने से, मैंने आपको बताया बस बोलते जाना है बोलते जाना है, इसमें छात्र निष्क्रिय रूप से सुनते हैं। इस विधि को उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी माना जाता है। उच्च स्तर मतलब बहुत सारे लोग हो एक साथ। व्याख्यान सैद्धांतिक ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। जब हम कोई थ्योरी पढ़ रहे होते हैं तब ये लेक्चर मेथड ठीक होता है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल करना है तो
आपको चीजें समझनी जरूरी है, जो कि अभ्यास या सहभागी सत्र से पहले प्राप्त किया जाना चाहिए। मतलब कोई भी प्रैक्टिकल करने के पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं, तो टीचर थ्योरी एक साथ पढ़ाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में कभी कभी कम लोगों को लेते हैं, क्योंकि एक साथ चीजों को नहीं देख पाएंगे वो। अगर कोई बच्चा गलत कर रहा है तो कैसे समझेंगे, ठीक है। कुछ स्थितियों में, जैसी बड़ी संख्या में दुर्लभ शिक्षण संसाधन और समय की कमी में, व्याख्यान देना एक अच्छा विकल्प होता है। जैसे मान लो आपको कोई स्कूल में जाना है, उसमें स्ट्रेंथ 2000 लोगों की है, ठीक है। अब आपको उनको बस अवेयरनेस प्रोग्राम रखना है योग के लिए, तो आपके पास टाइम तो कम है, आप एक एक करके तो सारी क्लासेस में नहीं जाओगे ना बताने कि योग क्या होता है कैसा। तो आप क्या करते हो, प्रेयर के लास्ट में लोगों को एक साथ इकट्ठा करते हो, फिर उनको बताते हो भाई कि इसका ये इम्पोर्टेंस है, जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम आप लगाओ। तो कम समय पे, जहां पर हमारे पास ज्यादा सोर्सेज नहीं होते हैं, एक लेक्चर मेथड अच्छा काम करता है, ऑप्शनल वर्क करता है। व्याख्यान विधि को अधिक प्रभाव मानने के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं। पहला, इसकी तैयारी। कोई भी व्यक्ति अगर बड़ी जनसंख्या में लोगों को पढ़ाने जा रहा है, उसकी तैयारी होना बहुत जरूरी है। उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, और मूल्यांकन, कि वो जो पढ़ाए वो बच्चों से फीडबैक भी ले कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये 3 चीजें बहुत जरूरी है। खासकर साउंड का, अगर आपके पास बहुत लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और आप किसी क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं, आपको साउंड की दिक्कत होती है। अब हमारे क्लास में बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं, आंसर पूछो तो हाँ मैम, सुनाई नहीं देता है उनका काम क्या बोल रहा है, ठीक है। तो आपकी आवाज बोल्ड होनी चाहिए कि पूरा लास्ट तक बच्चा सुनाई दे आपको, ठीक है। तो 3 चीजें बहुत जरूरी होता है, दैट इज प्रिपरेशन, आपका प्रेजेंटेशन और इवेल्युएशन। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लाभ क्या है, यह शिक्षक के लिए सरल, संक्षिप्त और आकर्षक है। टीचर कम टाइम पे ज्यादा पढ़ा सकता है और अट्रैक्टिव होता है चीजें। इस विधि के द्वारा कम समय में ज्यादा से ज्यादा शिक्षार्थियों को सम्मिलित किया जाता है, बहुत सारे लोगों को हम सम्मिलित कर सकते हैं। इससे हमें आगे सीखने के लिए प्रेरणा मिलती है। इस विधि में हम समय और उपलब्ध उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं कम टाइम में, और बच्चे लेक्चर को सुनकर नोट्स बना सकते हैं। इसकी लिमिटेशन क्या है, मैंने आपको बताया, जो बच्चा होता है वो पैसिव होता है, और इसीलिए शिक्षक को 2 तरफा संचार का प्रयास करना चाहिए। पैसिव मतलब बच्चा निष्क्रिय होता है, इससे पता नहीं चलता ना कि टीचर क्या समझा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरा, यह विधि सर्वोत्तम मानसिक कौशल के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर आपको किसी का अच्छा मेंटल डेवलपमेंट करना है तो ये इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि लेक्चर मेथड भाषण दे रहे हैं, बस लिखना है, बच्चों को लिखना है। लेकिन आप जब क्वेश्चन आंसर करते हो बीच बीच में, तो बच्चा सीखता है, समझ में आता है कि क्या बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। जैसे मैं रोज आप लोगों से क्वेश्चन आंसर करती हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं चावल और हल्दी लेके कथम बैठ गए है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आता है, यह विधि कई शिक्षार्थियों के लिए नीरस या तनावपूर्ण होती है। बहुत से बच्चे कंटिन्यू बहुत देर तक नहीं सुन पाते, इसलिए हम लोग आपकी क्लास 45 मिनट रखते हैं। जब मैं कोटा में थी, मेरी क्लास 1.5 आवर की होती थी, समथिंग 1 आवर 45 मिनट। कंटिन्यू आपको सुनना है, तो ये व्यक्ति नींद में आ जाता है, अरे बस क्लास कब खत्म हो, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। दूसरी हमारा मेथड आता है लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्रेटेजी। इसको मैंने इंग्लिश वाले में नहीं लिखा है क्योंकि ये मिलता जुलता है, तो मैंने इसमें 2-3 ही लिखे हैं, मैं आपको इसलिए लेक्चर वाला यहाँ पर बता दे रही हूँ, ठीक है। चलो, लेक्चर और डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है, वैसे तो डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो स्मॉल ग्रुप में कराई जाती है, ठीक है, या फिर स्मॉल ग्रुप के लिए होती है। लेकिन अगर व्याख्यान विधि से मिश्रित करके कक्षा शिक्षण में उपयोग किया जाए तो व्याख्यान में काफी कमियों को दूर किया जा सकता है। मतलब कि अगर आप इसको मिक्स्ड लर्निंग में यूज करो तो आप थ्योरी भी सिखा रहे हो बच्चों को और प्रैक्टिकल भी सिखा रहे हो, ठीक है। तो ये है तो वैसे स्मॉल ग्रुप का, लेकिन इसको लार्ज ग्रुप में भी उपयोग किया जाता है। इसमें बच्चे, जो टीचर होता है वो व्याख्यान की सहायता से सैद्धांतिक पक्ष को स्पष्ट करता है, मतलब लेक्चर के अकॉर्डिंग क्या करता है, अपने थ्योरी को स्पष्ट करता है, और कोई भी इंस्ट्रूमेंट या फिर ब्लैक बोर्ड, जिसको हम श्याम प्रस्तुत के द्वारा अपने स्टेटमेंट को प्रस्तुत करने की कोशिश करता है, ठीक है। मतलब जब कुछ बोलने वाली चीज होती है या कुछ थ्योरी समझाना होता है तो वो केवल बोलने का काम करता है। लेकिन मुझे आपको डायग्राम समझाना है, मान लो मुझे एनाटॉमी पढ़ानी है, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम समझाना है, तो मैं उसका डायग्राम बनाऊंगी, उसको दिखाऊंगी, या कोई स्टेटमेंट बताऊंगी, भाई देखिए यहाँ पे डाइजेस्टिव ये इंटेस्टाइन है, ठीक है, इस तरीके से। फिर प्रदर्शन के मध्य में शिक्षक छात्रों से प्रश्न भी पूछता रहता है, इसमें ये होता है डेमोन्स्ट्रेशन में। इसको क्या बोला गया है, लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्रेटेजी। मतलब इसमें आप लेक्चर भी दोगे, डेमोन्स्ट्रेशन भी करवाओगे, साथ ही बाद में आप बच्चों से क्वेश्चन आंसर भी पूछते रहोगे। समझ में आया?
नेक्स्ट आता है आपका टीम टीचिंग मेथड। ये बड़े समूह में पढ़ाने के लिए एक इनोवेटिव मेथड है, ठीक है, जिसमें टीचर जो होते हैं एक से अधिक होते हैं या दो से अधिक होते हैं। इसमें क्या करता है, एक टीचर थोड़ा टॉपिक पढ़ाया, क्योंकि अब बहुत सारी क्लासेस हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, तो एक टीचर थोड़ा 10 मिनट पढ़ाया, फिर दूसरा टीचर पढ़ाया। इस तरीके से थकान भी नहीं होती और टॉपिक भी जल्दी क्लियर होते रहते हैं। तो इसमें दो से अधिक टीचर योजना बनाने, उनको क्रियान्वित करने और छात्रों के समूह में सीखने का अनुभव मूल्यांकन करने के लिए सम्मिलित रहते हैं। मान लो एक टीचर पढ़ा दिया तो दूसरा टीचर जो है वो क्वेश्चन आंसर पूछेगा। इससे क्या होता है, समय भी नहीं होता, थकान भी नहीं होती। जैसे 2 या 3 शिक्षक कक्षा में एक ही समय में अपने अपने विषयों का ज्ञान प्रदान करते हैं। एक शिक्षण प्रकरण के विषय का व्याख्यान देता है और दूसरा सैद्धांतिक बातों को, मतलब कि एक ने बता दिया कि भाई लेक्चर क्या है, कुछ उसकी थ्योरी बताएंगे, कुछ उसका प्रैक्टिकल फॉर्म बताएंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास थ्योरी के अलग टीचर होते हैं और प्रैक्टिकल के अलग टीचर होते हैं, तो वो आए एक साथ और चीजों पे बताएं, ठीक है। इनको हम थॉट या फिर सेमिनार भी बोल सकते हैं, पैनल डिस्कशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका लाभ क्या है, इसमें बच्चे को सबसे अच्छे संकाय को साझा किया जा सकता है, मतलब कि सबसे अच्छी चीजें एक साथ उनको मिल जाती है। और इसमें मान लो एक टीचर को थोड़ा लेस नॉलेज है, दूसरे टीचर को अच्छी नॉलेज है, तो उनके पास जो इंस्ट्रूमेंट है उनके बारे में उसको पता चल जाता है और बच्चे की क्वालिटी में और प्लस टीचिंग की क्वालिटी में क्या आता है, सुधार आता है। इसकी सीमाएं भी हैं। इसमें इस विधि द्वारा विशेष दक्षतापूर्ण शिक्षकों को ढूंढना एक कठिन कार्य। मान लो आपके पास टीचर तीन है, अब तीनों कॉम्प्लेक्स है, उनमें से कौन सा टीचर सही है पता नहीं भाई, ठीक है। इसमें शिक्षण के लिए अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होती है। अब एक ही क्लास में 3 टीचर को एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट पढ़ाने तो ज्यादा चाहिए। यह विधि सभी विषयों को पढ़ाने के लिए उपयोगी नहीं है। अब एक ही सब्जेक्ट को 3 टीचर, जैसे पतंजलि और सूत्र मैं आपसे बोलूं एक टीचर सूत्र बोले और दूसरा उसका मीनिंग पढ़ाए, तो ऐसा नहीं है। कुछ चीजें मान लो एक टीचर एनाटॉमी पढ़ा रहा है कि एक डायग्राम बना दिया, ये चल सकता है, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट में इतने टीचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती और इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगती है प्लानिंग करने में और समय का, कि एक टीचर मान लो बोला कि मैं 10 मिनट पढ़ाऊंगा और उसने 15 मिनट एक्सटेंड कर दिया, तो ये अलग दिक्कत है। तो इस तरीके से कुछ इसके लिमिटेशन भी होते हैं, ठीक है। माइक्रो टीचिंग मैंने आप लोगों को पढ़ा दी थी, क्या होती है ये तो हो गया था। अब आपका इसमें है नेक्स्ट टीवी एंड प्रेजेंटेशन, वीडियो प्रेजेंटेशन, ठीक है। सबसे अच्छा आप कभी भी कोई चीज सीखो, आप दूरदर्शन, क्योंकि जब हम टीवी देखते हैं तो हमें वो चीजें ज्यादा याद रहती है क्योंकि हम उसको 3D फॉर्म में देख रहे हैं। कोई भी चीज को जब आप 3D फॉर्म में देखते हो या प्रेजेंटेशन के फॉर्म में देखते हो आपको चीजें ज्यादा समझ में आती हैं और शिक्षण अच्छे तरीके से होता है। इसका लाभ क्या क्या है, इसमें कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों और विशेषज्ञों को कक्षा में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें बहुत सारे टीचर जो है वो एक साथ आते हैं और यह विधि वयस्क शिक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से अच्छी होती है, जो बड़े हैं। और जैसे कुछ कुछ छोटे बच्चे होते हैं उनको इतना समझ में नहीं आती 3D वाली चीजें, तो जो बड़े लोग होते हैं उनके लिए अच्छा होता है। ये चित्र में व्याख्यापन और प्रदर्शन अन्य शिक्षण साहस है, जैसे स्लाइड, मॉडल, नमूने, ये चीजें प्रस्तुत करते हैं। मतलब कि जब आपको मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं आप लोगों को कुछ स्लाइड्स दिखाऊं, वीडियो प्रेजेंटेशन दिखाऊं, मॉडल दिखाऊं या कोई डायग्राम दिखाऊं तो आप ज्यादा समझ पाओगे। तो इन्हीं का ही ये एक तरीके से पूरा क्या इनके साथ ही चलते हैं, ठीक है। अब ये कब अच्छा होता है, जैसे मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, वीडियो चल रहा है हमारा, ठीक है, वीडियो कन्वर्सेशन है, मीट में चल रहा है, तो जब हमारे पास बहुत दूर दूर के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये अच्छा होता है। यह विधि ज्यादा कब यूज की जाती है, जब आपको जियोग्राफी पढ़ाया जाए, खगोल विज्ञान पढ़ाया जाए। इस समय पर आपको पूरा मैप का 3D व्यू दिखाया जाता है, आपको ग्राफ्स दिखाए जाते हैं, ठीक है, तो चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। इसका फायदा क्या है, ये 2 वे कम्युनिकेशन की संभावना, इसमें सॉरी इसका लाभ तो हो गया। इसकी सीमाएं क्या है कि आप जब टीवी देख रहे हो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो टीवी को पॉज करके थोड़ी पूछोगे अंदर वाले से, भाई बताओ क्या है, क्यों ऐसा हो गया, है ना। तो इसकी कुछ सीमाएं हैं, 2 वे कम्युनिकेशन कम होता है और इसमें टेलीकास्ट पीरियड को समायोजित करने में कठिनाई होती है। जैसे कि अभी आप लोग पढ़ोगे आगे तो इसका है ज्ञानवाणी है और इसका क्या है, स्वयं का है, स्वयं प्रभा। तो वो क्या करता है, हर 4 घंटे में टेलीकास्ट करता है, मतलब दोबारा फिर से वो चीज दिखाता है। मान लो आपकी सुबह छूट गई तो आप शाम को भी देख सकते हो, लेकिन बाकियों में क्या होता है, आपका सुबह छूट गया तो आप दोबारा नहीं देख सकते कोई चीज अगर लाइव आ रही है तो इसमें टेलीकास्ट पीरियड को एक साथ करने में थोड़ा दिक्कत आती है। समझ में आया इतना? हेलो।
हेलो, जी मैम। अब आता है रिव्यू स्ट्रेटेजी। जब हम लेक्चर मेथड को या ग्रुप डिस्कशन को दोबारा पुनरावलोकन करते हैं, मतलब उन्हीं चीजों को दोबारा पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हम इसको बोलते हैं रिव्यू स्ट्रेटेजी। इसमें शिक्षक को कक्षा शिक्षण की प्रगति का पता चलता है। जैसे कि मैंने आपको पूरी क्लास पढ़ा दी कल, ठीक है, अब मैं आज आपकी रिव्यू स्ट्रेटेजी लूंगी, मतलब कि मैंने जो भी चीजें आपको कल पढ़ाई, आपको क्या वो चीजें समझ में आई। रिव्यू लिटरेचर आप पढ़ते हो, रिव्यू मतलब दोबारा देखना कि मैंने जो चीज पुरानी पढ़ाई है क्या आपको वो चीज याद है। तो इसमें बच्चे की क्षमता और टीचिंग में बच्चा कितना प्रोसेस कर रहा है वो पता चलता है, क्या हो चुका है, कितना बचा हुआ है, क्या क्या एरर्स लगे, मान लो मैंने कल कुछ गलत बोल दिया तो आज मैं सुधार कर लूंगी। तो ये सारी चीजें रिव्यू स्ट्रैटेजी में होती हैं। यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए ज्यादा उपयोगी, जहां रोज करते हैं, ठीक है। समीक्षा मौखिक या लिखित रूप से हो सकती है। इसमें आप ओरल भी क्वेश्चन आंसर करके पूछ सकते हो और टेस्ट भी ले सकते हो। टेस्ट से पता चलेगा भाई इतने यूनिट नहीं हुए, यहाँ पर गलती हो गई, तो ये सारी चीजें आती हैं। अब आता है आपका क्वेश्चन आंसर मेथड। इस विधि को सुकराती विधि भी बोलते हैं। इसमें मुख्यतः 3 सोपान होते हैं। पहला, प्रश्न निर्माण, कोई भी क्वेश्चन को आप बनाओ, उनको बच्चों को दे दो, उसका प्रस्तुतिकरण, और छात्रों के माध्यम से ही नवीन ज्ञान देना। मतलब कि मैंने आपको एक क्वेश्चन बना के दिया तो हर स्टूडेंट का अलग अलग आंसर होगा उसमें, एक बच्चा कुछ और बोलेगा, एक अलग बोलेगा, एक बोलेगा, तो उसी के अनुसार उसका नवीनीकरण होता है या नवीन ज्ञान प्रदान किया जाता है। यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें कब यूज करते हैं इसका, जब हम साइकोलॉजिकल क्वेश्चनर फिल करवाते हैं तब भी इसका उपयोग हम करते हैं। इसमें बच्चा बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाता है। जब आप कोई क्वेश्चन फिल करवाते हो तो सक्रिय होता है और उसका मूल्यांकन भी अच्छे तरीके से हो पाता है। इतना आपको समझ में आया? हेलो, जी मैम। ठीक है। वही सारी चीजें इंग्लिश में लिखी हुई है टीम टीचिंग के बारे में, कि ये शेयरिंग बेस्ट फैकल्टी बाय मोर स्टूडेंट। आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 फैकल्टी हैं एक साथ पढ़ा रहे हैं, ये मैडम है और एक सर है, दोनों एक साथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। टीवी और प्रेजेंटेशन मैंने आपको बता दिया। अब हम पढ़ेंगे, इसमें है डायग्नोस्टिक टीचर एंड डायरेक्ट टीचिंग। डायग्नोस्टिक टीचिंग वाज डेवलप्ड बाय रॉबिन अलेक्जेंडर इन 2000, ठीक है। इन्होंने बोला पावर ऑफ टॉक। इन्होंने बोला जब हम चीजों से बात करते हैं किसी से तो हमें ज्यादा चीजें समझ में आती हैं, है ना। जैसे कि पावर ऑफ टॉक टू स्टिमुलेट एंड एक्सटेंड स्टूडेंट थिंकिंग एंड एडवांस देयर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। इन्होंने बोला कि जब कोई बच्चे से हम बातचीत करते हैं तो उनकी थिंकिंग स्ट्रांग होती है, उनकी लर्निंग स्ट्रांग है। ऐसा नहीं कि मैं बोले जा रही हूँ आपसे कुछ पूछ ही नहीं रही हूँ। तो पावर टू टॉक मतलब कि जब जितना बात करोगे, जिस चीज पे जितनी बात करोगे उतना अच्छा होगा। जैसे आप लोग 10-15 लोग हो, आप अपना यहाँ तो पढ़ते ही हो एक अपना छोटा ग्रुप बना लो 2-2 लोगों का। 2 लोग बन के अब 2 लोग बोलेंगे कि भाई आज तू ये पढ़ के आ, मैं तेरे से बातचीत करूंगी, हम दोनों एक दूसरे से क्वेश्चन पूछेंगे। तो जितना आप एक दूसरे से पूछोगे क्वेश्चन उतना ही आपका बढ़ेगा नॉलेज, ठीक है। तो ये करना चाहिए, ये एक अच्छा मेथड है। अब मैं आप लोगों को कल पढ़ाऊंगी ये स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड जो हमारा बचा था, ये वाला। या पढ़ा दूं आज, कल पढ़ाऊं? पढ़ा दीजिए मैम, कल पढ़ा देना। मैं कल पढ़ाना, कुछ तो कल बोल रहे हैं, कुछ आज बोल रहे हैं। तो जो मैंने इंग्लिश वाली स्लाइड बनाई है वो आज पढ़ा देती हूँ, हिंदी वाली कल पढ़ाऊँ। मैम कल पढ़ा देना आप तो। मैम आपने जो बीच में ये छुड़वा दिए वो कौन सी? ये वाली? जैसे पैनल वाले परियोजना वाले ये और ये व्यष्टि वाले अभी पढ़ाऊंगी ना, अभी हाँ, आया कहाँ है वो? पैनल डिस्कशन किसमें है? स्मॉल ग्रुप में। अभी मैं आपको कौन सा ग्रुप पढ़ा रही हूँ? हाँ अभी कब? ठीक है, पैनल डिस्कशन आएगा अभी, देखो सेमिनार बचा है, पैनल डिस्कशन सब नीचे है अभी, ठीक है, ऊपर नहीं। ठीक है, चलिए। तो स्मॉल ग्रुप ऑफ टीचिंग मेथड में आप लोगों को कल पढ़ाऊंगी और इसी में ही आपका जिसको हम स्टूडेंट सेंटर्ड बोलते हैं वो कल पढ़ाऊंगी, ठीक है। ठीक है भाई? ओके मैम। जी मैम। एक सेकेंड। चलिए, तो कल सभी लोग पढ़ के आएंगे। क्वेश्चन आंसर सबको देना है। आप लोगों की तबीयत खराब है, मैं जानती हूँ, मौसम खराब है तो किसी की तबीयत खराब हो जाती है, कभी कुछ हो जाता होगा,
लेकिन आपकी तबीयत खराब है, आपके कान खराब नहीं है ना? कान खराब है क्या? कान खराब है तबीयत के साथ? नहीं है। नहीं, ठीक है। तो कान सही है तो कान खोल के क्लास आप सुन सकते हो, ठीक है। केवल सुनना, सो जाओ, बेड पे सो जाओ, लेटे रहो पूरे दिन, लेकिन सुनो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ तो जाएगा। मैं जब प्रिपरेशन कर रही थी तो मैं रात को जब बहुत नींद आती थी तो मैं कोई एक लेक्चर ऑन कर लेती थी, उसको सुनती थी। कभी ना कभी वो चीज आपके दिमाग में आ जाएगी, भले आप सो जाओ उसको सुनते सुनते, लेकिन आपके दिमाग में तो रहेंगी वो चीजें, ठीक है। तो पूरा ही सो जाओ पूरे दिन भले, ठीक है, लेकिन जो चीजें पढ़ाई गई हैं उसको पढ़ो, ठीक है। पहले वाली चीज पढ़ लो, अभी नहीं पढ़ पा रहे हो तो, ठीक है। चलो, तो अच्छे से ध्यान दीजिए और ख्याल रखिए अपना, सभी लोग अच्छे से गिरो विलो खाइए, थोड़ा अच्छे हो जाएंगे, जूस वूस पीजिए, ठीक है। चलिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, यू ऑल कैन लेफ्ट नाउ। ओम Thank you, ma'am. शांति शांति शांति।